हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शत्रुघ्न मिश्रा टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण चैप्टर नागरिकता की चर्चा करेंगे। नागरिकता हमारे संविधान में एक विशेष महत्व का पाठ है। इस भाग को तैयार करने में अर्थात भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रकारों एवं इनके सिद्धांतों की चर्चा की गई। भारतीय संविधान सभा में यह पाठ इसलिए जटिल रहा क्योंकि देश के विभाजन के बाद बहुत सारे नागरिकों का हमारे देश से पाकिस्तान में प्रव्रजन हुआ तथा पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हमारे देश में आए। इसलिए इसके संविधान निर्माण अर्थात 26 नवंबर 1949 के समय तक इसके सभी सिद्धांतों का प्रणयन नहीं हो पाया था। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति दी गई कि वह नागरिकता से संबंधित सिद्धांतों को बनाए और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। सर्वप्रथम हमारी संसद ने 1955 में नागरिकता से संबंधित विस्तृत उपबंध प्रोविजंस हमारे संविधान में किए। तो आज हम इस नागरिकता के सभी पक्षों को पढ़ेंगे। यह सिद्धांत अर्थात नागरिकता का विचार अपने संविधान में हमने ब्रिटेन से लिया। हमारे यहाँ नागरिकता का स्वरूप नेचर ऑफ द सिटीजनशिप सिंगल है, एकल है, एकहरी है, अमेरिका की तरह दोहरी नहीं है। इसके पीछे मुख्य कारण राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना था। हम विभिन्न क्षेत्रीयता वाली, विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पहचान वाली उपाधि को त्याग करके एक भारतीय नागरिक होने की अवधारणा को संविधान में शामिल करके नेशनल इंटीग्रेशन को और मजबूत बनाना चाहते हैं। अतः विद्यार्थियों, यह प्रश्न परीक्षा में बनता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का स्वरूप क्या है। तो उत्तर है कि हमारे संविधान में नागरिकता का स्वरूप एकहरा है। पश्चिमी देशों जैसे स्विट्जरलैंड या अमेरिका की तरह हमारे यहाँ नागरिकता का स्वरूप दोहरा नहीं है। हाँ, ये अवश्य बात है कि अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को जब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और उसने अपना संविधान बनाया तो उसने अपने संविधान में नागरिकता, दोहरी नागरिकता का चुनाव किया। अब वह भी समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नागरिकता पूर्णतया सिंगल है, एकहरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह नागरिकता है क्या? व्हाट इज सिटीजनशिप? किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिकता एक महत्वपूर्ण विचार है। यह महत्वपूर्ण अधिकार देने वाली कानूनी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विशिष्टता प्रदान करने वाली अवधारणा है। जब किसी व्यक्ति को हम नागरिक कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वह नागरिक उस देश में या उस भौगोलिक क्षेत्र में ऐसा विशिष्ट व्यक्ति है जिसे उस देश के कानून में विशेष सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी देश की जनसंख्या में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। अधिकांश उस देश के निवासी जिनका जन्म हुआ है या जो वहाँ की नागरिकता ली है। दूसरा विदेशी। जाहिर है कि इसमें विदेशी नागरिक नहीं होंगे। हाँ, विदेशी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी देश के समस्त निवासी
उस देश के नागरिक नहीं होते। तो इस प्रकार एक हमने चार्ट बनाया है जिसमें हमने सबसे पहले व्यक्ति लिखा है, जिसको अंग्रेजी में हम पर्सन कहते हैं। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें विभिन्न अनुच्छेदों में अलग अलग स्थानों पर पर्सन, सिटीजन शब्दों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 में एवरी पर्सन शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा गया है एवरी पर्सन शैल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड कोर्ट। आगे चलकर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में सिटीजन शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 19 के अनुसार ऑल सिटीजन हैव ए फॉलोइंग राइट्स। विभिन्न अधिकार स्वतंत्रता के दिए गए हैं। उसमें से हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतपूर्ण समागम बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आबाद यात्रा करने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति आजीविका, जैसे पर्सन शब्द की जगह पर यहाँ नागरिक शब्द का प्रयोग हुआ है। पुनः हम अनुच्छेद 21 में पर्सन शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम जब अगला चैप्टर मूल अधिकार पढ़ेंगे और यहाँ पर नागरिकता के लिए नागरिकता की चैप्टर, नागरिकता के अवधारणा को हम क्लियर नहीं कर लेते, अर्थात सिटीजन और पर्सन का अंतर नहीं समझ लेते, तो आगे हमें समस्या आएगी। तो इसलिए हम व्यक्ति को समझते हैं। व्यक्ति को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक पर्सन, और लीगल पर्सन। इसका अर्थ है वैधानिक व्यक्ति। नेचुरल पर्सन क्या है? इसमें हम सब शामिल हैं, जैसे कि नागरिक, गैर नागरिक। गैर नागरिक में विदेशी आते हैं। इन विदेशियों को हम मित्र और शत्रु में बांट लेते हैं। इस प्रकार नेचुरल पर्सन में सभी मनुष्य आ जाते हैं। अब हम नागरिक में मेल, पुरुष, फीमेल, स्त्री, न्यूट्रल जेंडर, अर्थात ऐसे भी लोगों को, व्यक्तियों को हम नागरिक में स्थान देते हैं जो ना पुरुष हैं न स्त्री हैं, वह किन्नर वर्ग में शामिल होते हैं। चुनाव आयोग ने इनको एक अलग स्पेसिफाई करके एक अलग वर्ग में रखा है, अर्थात ये भी देश के नागरिक हैं और समस्त भारतीय संविधान के अधिकारों का उपभोग करने के लिए ये सक्षम है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सूक्ति का प्रयोग करते हैं समझाने के लिए कि सभी नागरिक व्यक्ति होते हैं। ऑल सिटीजन आर पर्सन। सभी नागरिक व्यक्ति होते हैं, किंतु सभी व्यक्ति नागरिक नहीं होते। ऑल पर्सन आर नॉट सिटीजन। जैसे हम अमेरिका के नागरिक नहीं हैं और एक अमेरिकी भारत का नागरिक नहीं है, अर्थात नागरिक होना नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित क्षेत्र में या एक किसी निश्चित देश में वहां के कानून द्वारा दी गई आपको विशेषाधिकार स्वीकृति है। हम देखते हैं कि लीगल पर्सन क्या होता है। लीगल पर्सन के अंतर्गत वह सभी संस्थाएं आ जाती हैं। इसमें राज्य शामिल हैं, भारत सरकार शामिल है, जीवन बीमा निगम शामिल है, या कानून द्वारा ऐसी संस्थाओं को जिन्हें अधिकार दिया गया है कि वह संविदा कर सकती हैं, करार कर सकती हैं, ऐसी चीज़ों को हम लीगल पर्सन में शामिल करते हैं। और इसको शामिल करने के पीछे मुख्य कारण ये होता है ताकि उनकी विकारियस लायबिलिटी को शामिल किया जा सके, उनके उत्तरदायित्व को, परवर्ती उत्तरदायित्व को शामिल किया जा सके। जैसे मान लीजिए हमने जीवन बीमा की कोई पॉलिसी ली और आगे चलकर वो मैनेजर, वो व्यक्ति, एजेंट नहीं रहा,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी ओनस, उसकी लायबिलिटी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, अर्थात उस संस्था को। जब हम कभी कोई केस करते हैं सरकार के खिलाफ, तो सरकार में उस समय रहने वाला व्यक्ति रहे न रहे, लेकिन वह केस उस सरकार के विरुद्ध जारी रहेगा। तो एक प्रकार से लीगल पर्सन की भी कल्पना हमको करनी पड़ती है, और ऐसा ना करें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हमारी संविधाएं, करार और तमाम चीज़ें न्यूलिफाई हो जाएंगी और हमारा काफ़ी इसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, तो नागरिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है नेचुरल पर्सन और एक है लीगल पर्सन। इसका वर्गीकरण करने के बाद हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के कितने प्रकार हैं। तो नागरिकता के 5 प्रकार बताए गए हैं: जन्म से, वंश से, बाई बर्थ, डिसेंट, देशीकरण, इसको हम नेचुरलाइजेशन कर सकते हैं, प्राकृतिकरण कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन, बाई रजिस्ट्रेशन और विलय द्वारा। विलय का मतलब किसी भूभाग को जब हम मर्ज करते हैं अपने क्षेत्र में, जैसा कि हमने 1961 में गोवा का विलय किया, तो इस सिद्धांत के अनुसार वे सभी भारत के नागरिक हो गए। तो यहाँ पर बच्चों एक प्रश्न बनता है कि जो 5 प्रकार के नागरिक हैं, ठीक है, क्या उन सभी को हमारा संविधान समान अधिकार देता है, या जन्म के आधार पर या देशीकरण के आधार पर प्राप्त नागरिकता के अधिकारों में कोई अंतर करता है? एक केस लेते हैं। एक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ, लेकिन उसने भारत में निवास करके 11 वर्ष की अवधि पूरी करके रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त किया, क्या वह राष्ट्रपति पद के लिए या प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त है, अधिकार रखता है? बिल्कुल अधिकार रखता है। चाहे हमारे देश में नागरिकता उसे रजिस्ट्रेशन से मिली हो, या जन्म से मिली हो, या विलय के द्वारा मिली हो, यहाँ पर कोई भी क्वालिटेटिव, कोई गुणात्मक अंतर नहीं। और यही आधार है कि हमारा नागरिकता का सिद्धांत पश्चिमी देशों के नागरिकता के सिद्धांत से विस्तृत हो जाता है। पश्चिमी देशों में एक नियम है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म उस देश में नहीं हुआ है और अन्य तरीकों से उसने नागरिकता हासिल की है, तब उसे वह सारे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो संवैधानिक स्तर पर बड़े पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में। तो इस प्रकार यह 5 प्रकार के नागरिक होते हैं, और 5 प्रकार के नागरिकों में जैसे जन्म के आधार पर, अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति भारत में, वह इस आधार पर नागरिक है। वंश का मतलब है उस व्यक्ति के, नागरिक के माता पिता के आधार पर नागरिकता देना। यहाँ पर इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ विशेष तत्व हैं जिनका उल्लेख यहाँ हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि एक बड़े चैप्टर को हमको इस वीडियो में कवर करना है। आगे चल कर के हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, या हमारे विद्यार्थी टारगेट टाइम्स के ही स्टडी मटेरियल से उन पॉइंट्स को देख सकते हैं, या इसको अभ्यास में हम कवर कर देंगे। देशीकरण के अंतर्गत वह सभी जो भारत में रहने के इच्छुक हैं, भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, यहाँ की मान्य भाषाओं या संस्कृति के प्रति निष्ठा रखते हैं, वह अपनी शर्तों को पूरा करने के आधार पर, करने के बाद उनका देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन एक सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष और उन शर्तों को पूरा करने के लिए जो नागरिकता अधिनियम में दिया गया है कि भारत में उनका लगभग 7 वर्षों तक निवास हो। इस अवधि के दौरान वैसे इस नियम को आगे बढ़ाकर 11 वर्ष कर दिया गया था, और अभी विशेष करके जो एक कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में है, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से आने वाले भारतीय अल्पसंख्यकों, जिसमें मुस्लिम को छोड़कर, इसके अभी हम चर्चा करने यहाँ चल रहे हैं,
को आधार को अब 6 वर्ष कर दिया गया है। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार इन नागरिकता के सिद्धांत, इन 5 प्रकार के नागरिक सिद्धांत को अपनाकर व्यक्ति नागरिक बन सकता है। भारत में नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान भी दिए गए हैं। नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है, यदि उसने स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर दिया हो, किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लिया हो, उसकी नागरिकता को संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत समाप्त करके छीनी जा सकती है, यदि उसने युद्ध के दौरान शत्रु पक्ष का साथ दिया हो, भारत के संविधान में निष्ठा न रखता हो आदि जो संसद द्वारा नियम बनाए जाएं, और उसे वंचित किया जा सकता है। नागरिकता के वंचित करने का मतलब उसकी नागरिकता को डिप्राइव्ड किया जा सकता है, उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, और उसके लिए भी कुछ आधार दिए गए हैं। अब एक प्रश्न यहाँ उठता है कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन से विशेष अधिकार हैं जो नागरिकों को अधिक दिए गए हैं और सामान्य व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, शिक्षा संस्कृत का अधिकार, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को ही केवल मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। ये लगभग सभी देशों में ऐसा होता है। ये बात नागरिकों को नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक पदों पर चुने जाने का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को है। इसी प्रकार भारतीय संसद द्वारा जो पहला कानून नागरिकता का 1955 में बनाया गया, समय समय पर उसमें संशोधन किया जाता रहा, जैसे 1986 में, 92 में, 2003 में, 5 में, और अभी जो संसद द्वारा 2019 में संशोधन हुआ, यह तो काफ़ी विवादित हो गया। इस पर अभी हम आगे चर्चा करने चल रहे हैं। पहले हम ये ब्रीफ में कह दें कि नागरिकता का चैप्टर परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी 2-4 प्रश्नों को भी हम कराएंगे इस पर आधारित। सबसे पहले इस नागरिकता से जुड़े उस विषय को जिसे हम CAA कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पहले इसे कैब के नाम से जाना गया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है जो ये विवादित हो गया? यह वैसे तो कोई नया विषय नहीं था। समय समय पर हमारे देश के नेताओं ने संसद में ये बात उठती रही कि जो पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में मुख्यतया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न होता रहा है। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो इसलिए उसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ जो कानून पारित किया गया, इसमें एक मुद्दा ये भी था, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू करने वाला देश का पहला राज्य असम है, और उसने जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लागू किया असम में, अभी लगभग वहाँ पर लगभग 20 लाख ऐसे लोग पाए गए जो असम मूल के नहीं हैं, जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, जिन्हें हम घुसपैठिए कह सकते हैं, अवैध प्रवासी कह सकते हैं। इस प्रकार सत्तारूढ़ सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम में NRC लागू कराया और दूसरी बार जब वो पूरा हुआ तो लगभग 20 लाख लोग जो पाए गए, इसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पिछले 5-6 वर्षों से या अधिक वर्षों से वहाँ निवास कर रहे थे। यद्यपि ये असम के निवासी तो नहीं, लेकिन इनमें से काफ़ी बड़ी संख्या हिंदू
बौद्ध, जैन, सिख ऐसे लोगों की है, इनका समायोजन कैसे किया जाए, ये भी एक मूल प्रश्न था जब ये CAA एक्ट लाया गया। ये करंट अफेयर्स का विषय है। करंट अफेयर्स के टॉपिक पर में इसकी विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन संक्षेप में हम बता दें कि CAA कानून 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने पारित किया। अमित शाह गृह मंत्री जी ने इसे पेश किया। 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसे हस्ताक्षर करके कानून का रूप दे दिया और इसे 10 जनवरी 2020 से इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेकिन CAA कानून का विरोध भी बढ़ता गया। CAA कानून की कुछ मुख्य बातें हम बताते हैं। जैसे इस कानून के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं, ध्यान रखें, के लोग भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नागरिकता प्राप्त करने की अवधि को भी 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया और 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो भारत में निवास कर रहे हैं उनको इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। पूरे देश में बवंडर उठा, देश में इसके विरोध में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए। इसी संदर्भ में दिल्ली में शाहीन बाग का विश्व सुर्खियों में रहा, लंबा अनशन चला, सरकार को सख्त कदम उठाने भी पड़े। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लंबित हुई। इसे अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का विरोधी बताया गया। इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का भी विरोधी बताया गया। क्या सच में ऐसा है? वास्तव में किसी भी कानून का विश्लेषण करते समय उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना पड़ता है। अपैरेंटली सामान्य व्यू से अगर हम देखें कि एक सामान्य नज़र से तो ये कानून लगता है कि अनडेमोक्रेटिक है या अनुच्छेद 14, आर्टिकल 21 और इन सब अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन अगर इसको हम संवैधानिक उद्देश्यों के आधार पर विश्लेषण करें तब बात समझ में आएगी कि इस कानून के पीछे उद्देश्य क्या है। हो सकता है कुछ राजनीतिक मंतव्य भी हो, लेकिन यह भी एक मान्य तथ्य है कि इन अल्पसंख्यकों का पड़ोसी देशों में लंबे समय तक उत्पीड़न हुआ है। बहरहाल संसद को कोई कानून बनाते समय एक वैश्विक आदर्शात्मक, यथार्थात्मक एवं मानव मूल्यों या मानवाधिकार के मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य सिद्धांतों का यह अतिक्रमण करता है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जा सकता है और उसी के द्वारा दिए गए निर्णय को ही भारत में मान्यता दी जाएगी। तो नागरिकता कानून पर जुड़े हुए कुछ हम सवाल करते हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भारतीय संविधान पर ये 24 पेज में हमने प्रयास किया है 10 सालों में आए हुए प्रश्नों को शामिल करने का। तो इसमें अगर देखेंगे तो चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन कलेक्शन किया है और इसमें एक पहला क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है कि भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 में। 4 विकल्प दिए गए। दूसरा प्रश्न इसमें है कि भारतीय यह परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, सारे प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं का कलेक्शन हमने मोस्टली किया है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ए विकल्प है जन्म से, बी है देशीकरण, सी है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा
और डी है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो बच्चों बताओ इसमें क्या होगा। हमने देखा कि जन्म से, वंश से, विलय से 3 हो गया, ठीक है। और तो इसमें उत्तर हो गया है गलत। क्या है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ भाई देखिए, यहाँ दिया गया अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। हम पहले इन उत्तर यहाँ पर होगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 5 क्या है। अनुच्छेद 5 ये है कि भारतीय संविधान के लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता का क्या स्वरूप था। अनुच्छेद 6 ये है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देना जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट किए और साथ भी ऐसे जुड़ा है पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, पाकिस्तान से माइग्रेटेड व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 8 में है भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता के अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। और 9 है जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। स्वेच्छा से जो विदेशी राज्यों में नागरिक के रूप में रह रहे हैं। और 10 है नागरिकता के अधिकारों की कंटिन्यूटी, निरंतरता से संबंधित प्रावधान। और 11 में है कि संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति और संसद द्वारा नागरिकता कानून की समीक्षा की जा सकती है। और यह समीक्षा कौन कर सकता है। उत्तर है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि नागरिकता का कोई भी कानून एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न और हम यहाँ पर जस्ट देखते हैं कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसे है। संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को और राज्य विधानमंडलों को। तो इसका उत्तर है केवल और केवल संसद को है। इस प्रकार नागरिकता से जुड़े जो प्रावधान को हमने बहुत ही संक्षेप में, चूंकि एरिया बहुत बड़ा था, कवर किया। और इससे यद्यप नागरिकता पर क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन मैचिंग करके, कूट करके क्वेश्चन अच्छे बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर को मैं नहीं कह रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया सब पूरा सफिशिएंट है। आप इसे अन्य मानक पुस्तकों से भी देख सकते हैं। और अगली क्लास में हम जब लेक्चर होगा मूल अधिकारों पर, तो वहाँ जो नागरिकता से संबंधित कुछ पॉइंट्स मेरी दृष्टि में रह जाएंगे उनको मैं कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।